यहां पे हम थोड़ा सा बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद आर्टिकल नंबर 14। देखो, जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, दिस इज फंडामेंटल राइट, एंड पार्ट नंबर 4 दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब इनमें सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि दीज टू पार्ट्स दे आर बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग फिलोसॉफीज। कैसे? देखो, यहां पे प्राइमेसी इज गिवन टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एंड यहां पे प्राइमेसी इज गिवन टू राइट्स ऑफ सोसाइटी। तो सोशलिज्म की बात यहां पे होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अब अगर हम पार्ट 3 की बात करें, सो पार्ट 3 इन्फोर्शिएबल है, जस्टिशिएबल है, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट to protect fundamental rights under article number 32. So this is constitutional duty of supreme court to ensure कि किसी के भी fundamental rights violate न हो। ओके, वहीं पार्ट नंबर 4 तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दे आर नॉट जस्टिशिएबल, okay, but they are fundamental principle in the governance, and it shall be the duty of state to implement them, duty of state. So on one hand there is a conflict, फंडामेंटल राइट्स इट इज द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि आप उसको प्रोटेक्ट करें, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिशिएबल, नॉट इन्फोर्शिएबल, बट दे आर फंडामेंटल प्रिंसिपल, एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो एक ड्यूटी ऑफ स्टेट है, एक ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही सही। और एग्जांपल देता हूं, जैसे आर्टिकल नंबर 14, 15, आर्टिकल नंबर 14 क्या बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 19 1F ये पहले था, एंड 31 ये बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, कि यू कैन होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या है? ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पे प्राइमेसी किसको दी हुई है? इंडिविजुअल राइट्स को। बट अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, आर्टिकल नंबर 46 ये क्या बोलता है कि स्टेट टू मेक स्पेशल केयर ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे कि SC ST। तो यहां पे आप क्या कह रहे हो कि डिस्क्रिमिनेट करिए, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए स्पेशल केयर आपको करनी होगी। और यहां पे आप क्या कह रहे हो कि इन द आईज ऑफ लॉ हर कोई बराबर है, तो हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिकल नंबर 39 B एंड C ये क्या बोलता है कि स्टेट टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, वेल्थ का कंसंट्रेशन आपको प्रिवेंट करना है,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो, बट यहां पे आप प्रॉपर्टी को होल्ड करने की बात कर रहे हो। दिस इज नॉट जस्टिशिएबल बट दे आर जस्टिशिएबल, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लफड़ा तो आएगा ना। एंड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्या था, सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, एक तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ओके, लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जमींदारों से प्रॉपर्टी छीन के जो आम आदमी है, जो छोटे किसान हैं, उनमें उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये कहां से आपको पावर मिली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। बट लिमिटेशन क्या है, फंडामेंटल राइट। और कौन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट। आपको क्या करना है, जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करना है, आपको अपलिफ्टमेंट करना होगा जो बैकवर्ड सेक्शन है उसका, मींस उनको स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देना होगा, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन चैलेंज क्या था, फंडामेंटल राइट। और ये जो चैलेंज है इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा निकला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये वो पूरा बैकग्राउंड है जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, अब देखो मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास, उसने क्या किया, जो बैकवर्ड सेक्शन था उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए मद्रास स्टेट। अब वो जो पॉलिसी थी उसको मद्रास हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। एंड इन चंपकम दोरे राजन 1951 केस दिस वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो देखो रिजर्वेशन पॉलिसी, दिस इज आर्टिकल नंबर 46। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग आर्टिकल नंबर 46 स्पेशल केयर। बट सुप्रीम कोर्ट किसको फेवर कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 29। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आपको करना है तो आप अमेंडमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करिए। सो स्टेट क्या कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, बट उसके लिए फंडामेंटल राइट्स आपके रास्ते में आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिबेट था। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एंड इसके बाद देखिए नेहरू गवर्नमेंट थी, ऑल पावरफुल, सेंटर में कांग्रेस, सारे स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट, आप हर चीज कर सकते हो, है ना। तो फिर हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 और इसमें क्लॉज 4 ऐड की इन आर्टिकल नंबर 15 और इसमें लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल नंबर 29, बिकॉज यही तो प्रिवेंट कर रहे थे। इसी में लिख दिया कि कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और भी काफी कुछ इसमें चेंज किए थे, ओके, बट जो जजमेंट था उसको नलिफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। तो हमने पढ़ा था वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंथेसिस, parliamentary sovereignty and judicial supremacy. You can see the example. So through judicial review supreme court can declare law made by parliament as unconstitutional, and through this amendment power parliament can amend the constitution. So this is the synthesis, this is the
synthesis. So this was first constitutional amendment act. So what you are doing to implement directive principle, you are amending the fundamental right through constitutional amendment act. तो सवाल ये उठा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या, बट उससे पहले, उस सवाल से पहले यूपीएससी का सवाल देख लेते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 23 एग्जामिनेशन कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. द आंसर इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ओके, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो क्या डिबेट स्टार्ट हुई कि वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स और नॉट. सो इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन यू चेंज फंडामेंटल राइट्स. क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या? एंड डज लॉ इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? बिकॉज थ्रू अमेंडमेंट व्हाट यू आर डूइंग, आप फंडामेंटल राइट्स ले रहे हो, छीन रहे हो. अगर वो लॉ है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज 13(2) में वो खत्म हो जाएगा. बट अगर नहीं है तो आप कर सकते हो. तो यही पूरी डिबेट है और इसका आंसर हमें मिलेगा. बहुत सारे जजमेंट्स हैं. ओके, एंड ये सारे के सारे केसेस, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सब इसी का पार्ट होंगे. तो सबसे पहले ये मुद्दा आया कोर्ट के सामने इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. तो अगेन देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी पावरफुल है. इट इज़ द नेहरू गवर्नमेंट. सब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी. तो कोर्ट क्यों टक्कर लेगा, है ना. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास दो तरह की पावर होती है. एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर, मींस आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ भी कर सकते हो. आर्टिकल नंबर 368 की ये पावर है. एंड एक है नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर, आप ऑर्डिनरी लॉज बना सकते हैं. दिस इज आउटसाइड. और ये दोनों ही पावर वेस्टेड है इन द पार्लियामेंट. ओके, तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती हैं इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल. किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है. ओके, इट मींस आर्टिकल 13(2) लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट एक्ट. सो थ्रू अमेंडमेंट you can change the constitution, you can abridge the fundamental right. okay, so उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. सिंपल सी बात यही है. सो देर इज नो लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. सो दिस वॉज द एरा ऑफ पैसिव जुडिशरी. हाँ, पैसिव जुडिशरी कि कौन पंगा ले. हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट काफी पावरफुल है. और यही व्यू रहा सुप्रीम कोर्ट का इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965. ओके, अब इसके बाद जो अगला केस आता है वो आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. अब ये जो टाइम पीरियड है 67, तो जो कांग्रेस सिस्टम था, द हेगेमनी ऑफ कांग्रेस, है ना, कि एक छत्र राज होगा, 67 आते आते वो बिखरने लगा था. ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं रहेगी बिकॉज राइज ऑफ रीजनल पार्टीज. तो अब आप देखोगे कि जुडिशरी पंगा लेगी, है ना, ऐसा समझ सकते हो. तो इन दिस केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बाय 6:5 मेजोरिटी. तो दिस वाज 11 बेंच रिवर्स्ड इट्स अर्लियर डिसीजन. और क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, सामान्य लेजिस्लेटिव पावर है. यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू डू नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पावर, यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. दे आर ट्रांसेंडेंटल एंड दे आर इम्यूटेबल. ऑलराइट. और ये भी कहा कि
आर्टिकल नंबर 368 जिसमें प्रोसीजर दिया हुआ है उसमें ये कहीं नहीं बताया कि दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस वाज वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन. ओके, तो अल्टीमेटली समरी क्या हुई कि लॉ का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स even through article number 368. So this judgment laid the foundation of doctrine of basic structure. तो जो पहले कहा था उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है ना. एंड दिस वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अब इसको चैलेंज किया गया. हाँ, तो रिस्पॉन्स क्या रहा पार्लियामेंट का? द आंसर वाज 24th अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने कहा था कि अभी आप इसको छोड़ दीजिए बिकॉज दैट वाज इंसर्टेड थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट. तो इसमें क्या किया, एक तो आर्टिकल 368 को चेंज किया, टाइटल में लिख दिया कि भाई दिस इज पावर ऑफ पार्लियामेंट. अब पढ़ लो अच्छे से, दिस इज पावर ऑफ पार्लियामेंट, किसी और की पावर नहीं है. आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड कर दी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article. means law का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा. और यही चीज लिख दी आर्टिकल 13 में भी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. means पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होगी टू अमेंड the constitution including the fundamental right. again this is the example of that synthesis है ना, sovereignty of parliament and judicial supremacy. okay, so this is response of parliament, that is 24th amendment act. okay, अगला केस आता है द केशवानंद भारती, जिसको हमने काफी बार यूज किया है. And 24th April 1973, this was the date of judgment. okay, so this is very very important and this is also the birthday of Sachin Tendulkar, Sachin Ramesh Tendulkar. okay, तो उससे भी आप याद कर सकते हो. तो ये केस इतना फेमस क्यों है? बिकॉज इस केस में हमें मिली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा विद 10:3 मेजोरिटी कि भाई पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, दैट इज 13(2) लॉ डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो वो जो बात कही गई थी उसको एक्सेप्ट किया, उसको हेल्ड किया. बट क्या ये पावर एब्सोल्यूट पावर है या किसी तरह की लिमिटेशंस है ऑन दिस अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा with 7:6 majority कि this power is limited, this is not absolute power. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? दिस इज द लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. सो दिस वाज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस. तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच इट वुड लूज इट्स बेसिक कैरेक्टर. देखो सिंपल सा फंडा ये है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हेन यू आर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो समझ में तो आना चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस डॉक्ट्रिन. एंड फ्रेंड्स, nowhere in the constitution you will find mention of this doctrine because this is judicial innovation. This is not provided by the constitution. This is not provided, not defined by anyone. कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन तक नहीं किया गया है.
एंड दिस इज जुडिशियल इनोवेशन एंड इवन जुडिशरी ने भी इसको डिफाइन नहीं किया है, दिस इज ओपन एंडेड। तो वो कौन सारे फीचर्स होंगे जो बेसिक फीचर होंगे हमें नहीं पता। सो केस टू केस बेसिस पे इट विल बी डिसाइडेड बाय जुडिशरी। तो पावर किसके पास में है? इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी। ओके, सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द बेसिक स्ट्रक्चर was not clearly defined by the Supreme Court and remained an open question. This is doctrine of basic structure. And जो judgments हुए हैं through various Supreme Court judgment, these are element of basic structure like supremacy of the Constitution, secular character of the Constitution, फेडरल करेक्टर, वेलफेयर स्टेट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मैंने कहा था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट बिकॉज इट कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है, ठीक है। तो जजमेंट आ गया, पार्लियामेंट की पावर कम हो गई, तो पार्लियामेंट चुप तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये जो जजमेंट आया इसको निगेट करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए क्लॉज 4 and 5 वर एडेड इन आर्टिकल नंबर 368, अभी भी आपको मिल जाएंगी। तो क्लॉज 4 में क्या लिखा कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इवन इफ दैट एब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स। दिस वॉज क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 में यह भी लिख दिया कि इवन इफ कुछ डाउट्स बच गए हों तो सुन लो, फिर से सुन लो, वॉट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी नो लिमिटेशन। हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगेन एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑब्वियसली दिस वाज अगेंस्ट जजमेंट, तो इसको नलीफाई किया जाएगा। एंड द रिस्पॉन्स वाज मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीज टू क्लॉजेस दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दे आर अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड अमेंडिंग पावर। ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं। सो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू कैन नॉट गेट absolute power because limited amending power, they are the basic structure of the constitution. You cannot have blanket immunity. Judicial review is basic structure. देखो आप इस चीज को समझो कि जनरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो कि जस्टिशिएबल ना हो, बिकॉज फिर जुडिशरी के सामने परेशानी हो जाती है। बिकॉज जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका काम है टू गिव इफेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी क्या करती है? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसका यूज करती है। मींस आप किसी प्रोविजन को ऑफ स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। एज अ होल आप उसको इंटरप्रेट करेंगे और वो इंटरप्रिटेशन आप देंगे जिससे कि आप दोनों ही प्रोविजंस को इफेक्ट दे दें, ओके, एज मच एज पॉसिबल। और यही किया सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कि ठीक है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, यू कैन, बट बेसिक फीचर्स को मत डिस्टर्ब करो।
So this was fine example of doctrine of harmonious construction. Okay, so this was Minerva Mill versus Union of India. Okay, एंड फिर इसको रीअफर्म किया इन वमन राव केस 1981. तो ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए इन क्रोनोलॉजी. ओके, और ये भी कहा कि दिस डॉक्ट्रिन वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973, डेट ऑफ जजमेंट ऑफ केशवचंद्र भारती केस. ठीक है, तो इसके बाद से ये एप्लीकेबल रहेगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज doctrine of basic structure. And what is the current position? Parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights, but this power is limited power and you cannot destroy the basic features of the constitution. आप उसको disturb नहीं करोगे. अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2020. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी. देखो, इन प्रीलिम्स यू हैव टू बी वेरी श्योर. ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. डिफाइंस, कहाँ डिफाइन किया है? तो मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, इसको डिफाइन नहीं किया गया है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. सही बात है, 13(2) इज देयर. सो दिस इज करेक्ट. क्या पूछा गया है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो बिफोर बॉम्बे इज द राइट आंसर. सो बिफोर बॉम्बे इज द राइट आंसर. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.